नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। यह मध्य प्रदेश के एमपी सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं हेतु लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं मध्य प्रदेश सेट और अन्य परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 1999 में नाटो ने सर्बिया पर कोसोवो में निर्जातीय नरसंहार का आरोप लगाया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। इस पर रूस तथा चीन जैसी प्रमुख अन्य शक्तियों ने इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो प्रतिक्रिया दी हैं। ए, रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना की। बी, चीन ने नाटो की कार्रवाई को गैरकानूनी बताया। सी, रूस और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना की। तथा डी, रूस और चीन दोनों इस मामले पर अवचनबद्ध रहे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके तहत रूस और चीन दोनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन के बिना कार्रवाई करने के लिए नाटो की आलोचना की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बनाया? तो इसका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में इराक के पास सामूहिक विनाश का हथियार था। बी, सद्दाम हुसैन का संबंध अलकायदा से था। सी, इराक में सत्ता परिवर्तन हुआ था। और डी, इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करने का आधार जो नहीं बताया था वह था इराक में कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया। इसने आधार बनाया था इराक के पास सामूहिक विनाश का हथियार था, और दूसरा आधार था सद्दाम हुसैन का संबंध अलकायदा से था, तथा तीसरा आधार इन्होंने बनाया था इराक में सत्ता का परिवर्तन होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलवायु उपशमन कार्यसूची का संबंध में साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया है? इसमें प्रोटोकॉल्स दिए हैं और कुछ वार्ताएं दी हैं। ऑप्शन ए में है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी में रियो पृथ्वी शिखर वार्ता, ऑप्शन सी में रियो +20 सम्मेलन, तथा ऑप्शन डी में है पेरिस जलवायु सम्मेलन। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1992 में हुआ था, ग्रीन हाउस गैस को रोकने के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में, तथा 84 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो 1997 में इस पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 के जॉर्जिया युद्ध में रूस द्वारा निम्नलिखित में से किस या किन गणराज्यों की मदद दी गई? तो जॉर्जिया के युद्ध में किन गणराज्यों को मदद दी गई आपको बताना है। ऑप्शन इसमें दिया है। ऑप्शन ए में दक्षिण ओसेटिया, ऑप्शन बी में दक्षिण ओसेटिया तथा अबखाजिया दोनों को मदद दी, ऑप्शन सी में अबखाजिया, तथा ऑप्शन डी में नोगोनो काराबाग। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण ओसेटिया और अबखाजिया दोनों को। दोस्तों, बताना चाहेंगे 2008 में ये जो जॉर्जिया युद्ध हुआ था इसे 21वीं सदी का पहला यूरोपियन युद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS के अनुसार राज्य समुद्री जल पर क्षेत्राधिकार की हकदारी इस प्रकार होगी। तो हकदारी के विषय में बताया गया है। ऑप्शन दिए हैं। ए, समुद्र तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक मील, और ऑप्शन बी में है पोत परिवहन हेतु समुद्र तट से बाहर, ऑप्शन सी में है अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ के रूप में 200 मील, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त तीनों क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों क्षेत्राधिकार, यानी UNCLOS के अनुसार राज्य समुद्री जल पर क्षेत्राधिकार की हकदारी कर सकता है, और उसमें हकदारी के लिए ऑप्शन दिए हैं। समुद्र तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक, दूसरा है पोत परिवहन हेतु समुद्र तट से 12 मील तक, और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ के रूप में 200 मील तक अपने कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर जॉन चिलकाट आयोग ने दोषी पाया, तो किस वजह से दोषी पाया गया ये बताना है आपको। ऑप्शन ए, अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व में
नाटो के आक्रमण में यूनाइटेड किंगडम का आचरण को दोषी पाया। ऑप्शन बी में वर्ष 2003 में इराक युद्ध पर यूके का आचरण, इसे दोषी माना गया। ऑप्शन सी में वर्ष 2003 में इराक पर आक्रमण करने के लिए अमेरिका को दोषी माना। और ऑप्शन डी में सीरिया पर आक्रमण करने के लिए रूस को दोषी माना। तो आपको बताना है सर जॉन चिलकाट आयोग ने दोषी किसे माना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ष 2003 में इराक पर यूके के आचरण को सर जॉन चिलकाट आयोग ने दोषी पाया था। अगला क्वेश्चन है, वाशिंगटन कंसेशंस निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो वाशिंगटन कंसेशन में क्या नहीं शामिल है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए राजकोषीय अनुशासन, ऑप्शन नंबर बी कर सुधार, सी वित्तीय तथा व्यापार उदारीकरण, डी राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था। यह कन्वेंशन 1989 में वाशिंगटन कंसेशंस के नाम से हुआ था और इसमें विकासशील देशों को आर्थिक संकट से निकालने के लिए यहाँ 10 सूत्रीय आर्थिक नीति बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बुश डॉक्ट्रिन के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य क्षेत्र के भीतर कार्यकलापों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और इस प्रकार निम्नलिखित में से क्या करने का अधिकार प्राप्त किया। तो आपको बताना है, बुश डॉक्ट्रिन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए में खल तथा विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करना। ऑप्शन बी है उन राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करना जो इसकी विचारधारा के खिलाफ हैं। सी उन राज्यों के खिलाफ होना जिन्होंने नाटो के विस्तार के अभियानों में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तथा डी नरजाती नरसंहार की स्थितियों में हस्तक्षेप करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खल तथा विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करना। दोस्तों यहाँ पे बुश ने खल राज्य माना था इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध समाप्त कर दिए। तो घटना का वर्णन दिया गया है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में अमेरिका पर 9/11 का आक्रमण, बी है केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमण, सी रियाद में अमेरिका सैन्य मिशन मुख्यालय पर आक्रमण, तथा डी है अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाली गैस पाइपलाइन पर वार्ता का विफल होना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी के तहत है केन्या तथा तंजानिया में अमेरिका दूतावासों पर आक्रमण। यह 1998 में केन्या तथा तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आक्रमण के पश्चात अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध समाप्त कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक ने यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी। इसमें राजनीतिक का नाम दिया है, आपको बताना है किसने यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य कहा था। ऑप्शन ए जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन बी रोनाल्ड रीगन, ऑप्शन सी में है रिचर्ड निक्सन तथा ऑप्शन डी में है हेनरी किसिंजर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोनाल्ड रीगन। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्रियों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी में है इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन सी में है अटल बिहारी वाजपेयी तथा ऑप्शन डी में है राजीव गांधी। तो कौन से प्रधानमंत्री हैं ये आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल को भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। तो ये कथन किसका है, इसमें विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में वेबर, बी मार्गेंथाउ, सी वाल्ट और डी है किसिंजर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेबर। वेबर का कथन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है तथा इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार न्याय है। तो प्लेटो किसे न्याय मानता था। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में वस्तु एवं सेवा कर का वितरण, ऑप्शन बी में भार और प्रसुविधा,
ऑप्शन सी में है दंड और प्रतिशोध तथा ऑप्शन डी में है एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग एक कर्तव्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लेटो ने न्याय माना है एक व्यक्ति एक कार्य तथा एक वर्ग एक कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन तथा तर्क पर आधारित है। अभिकथन दिया हुआ है ए में, ओकसाट का कहना है कि हॉब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक है। तथा इसमें तर्क दिया हुआ है आर, कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में ए सत्य है परंतु आर असत्य, तथा डी में ए असत्य परंतु। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के तहत अभिकथन तथा तर्क दोनों ही सत्य हैं। अभिकथन में ओकसाट का कहना है कि हॉब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतन था, बिल्कुल सत्य है। तथा इसका तर्क, कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता, यह भी सत्य है। तथा तर्क अभिकथन को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों है हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी। तो हीगल की द्वंद्वात्मक विधि कौन सी थी ये आपको देखना है। ऑप्शन ए में दिया है राजनीति के विज्ञान का निर्माण करना, बी ज्ञान की दार्शनिक विधि को स्वीकार करना, सी इस बात पर बल देना कि प्राकृतिक विज्ञान की विधियों तथा सामाजिक विज्ञान की विधियां एक समान है, तथा डी है प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना। अगला क्वेश्चन है किसने युवा मार्क्स तथा वृद्ध मार्क्स के बीच में अंतर बताया। विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में है अल्थ्यूजर, ऑप्शन बी है लेनिन, ऑप्शन सी है मिलीमेंट तथा ऑप्शन डी है लुक्समबर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के तहत अल्थ्यूजर ने अपनी बुक फॉर मार्क्स जो कि 1965 में प्रकाशित हुई थी में युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच में अंतर बताया था। अगला क्वेश्चन है ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता बताई थी। तो ग्रामसी ने किसे फांसीवाद माना है। ऑप्शन ए दिया है प्राधान्य क्रांति, बी है निष्क्रिय क्रांति, सी है बुर्जुआ क्रांति तथा डी है लघु बुर्जुआ क्रांति। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय क्रांति। यानी ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता निष्क्रिय क्रांति बताया है। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन तथा तर्क पर आधारित है। पहला अभिकथन ए दिया है गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। साथ में तर्क दिया है आर, उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। ऑप्शन से ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी दिया है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तथा डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसके तहत गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे, सत्य है। तथा तर्क, उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है, यानी तर्क अभिकथन को स्पष्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है राय लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी। तो आपको बताना है एम एन राय और लेनिन की जो बहस मानी जाती है वो किसके इर्द गिर्द है। तो ऑप्शन इसमें दिया है ऑप्शन ए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन बी में है इतिहास का मार्क्सवादी सिद्धांत, सी में है अधिशेष मूल का सिद्धांत तथा डी है औपनिवेशिक प्रश्न। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपनिवेशिक प्रश्न। यानी राय लेनिन बहस औपनिवेशिक प्रश्न के इर्द गिर्द केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन है अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस बात पर आधारित था कि, आपको इसमें बताना है अरस्तु द्वारा संविधानों का वर्गीकरण किस पर आधारित था। इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है, बी सत्ता में अनवरत बने रहने के उपाय, सी प्लेटो के द रिपब्लिक के मूल प्रतिपादन को स्वीकार करना
तथा डी बहुसंख्यक का शासन सुनिश्चित करना। दोस्तों आप सभी जानते हैं अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। इसके आधार पे आपको इसका सही उत्तर मिलेगा ए। इसमें उसने बताया कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है, इस आधार पे वर्गीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है विमर्शी लोकतंत्र है, तो आपको बताना है विमर्शी लोकतंत्र क्या है। ऑप्शन ए में दिया है एक सिद्धांत जो विशेष रूप से मानवाधिकारों की हिमायती है। ऑप्शन बी दिया है एक सिद्धांत जो पर्यावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करता है। सी है एक सिद्धांत जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तथा डी है एक सिद्धांत जो लोकतांत्रिक साधनों की सहायता से समाजवाद लाना चाहता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके तहत विमर्शी लोकतंत्र का तात्पर्य एक सिद्धांत जो उदारवादी लोकतंत्र के सदस्य ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन है व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था। आपको कारण बताना है। ऑप्शन ए में क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। बी में है इसमें अत्यधिक सैद्धांतिक हठधर्मिता थी। सी है यह किसी स्थान विशेष तक सीमित था। तथा डी है यह शीत युद्ध के पूर्वाग्रह से ग्रसित था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्यवहारवाद अल्पकालिक था क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन तथा तर्कों पर आधारित है, तो इसमें अभिकथन ए दिया है। वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के बृहत्तर ढांचे में समझा जा सकता है और उन्हें यह कार्य मार्क्स के आर्थिक नीतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर किया। तर्क आर दिया है क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णतः अतर्क संगत था। इसमें ऑप्शन दिए हैं ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सत्य है, आर असत्य, तथा डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभिकथन सत्य है, तर्क भी सत्य है। अभिकथन में वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के बेहतर ढांचे में समझा जा सकता है और उन्होंने यह कार्य मार्क्स के आर्थिक नीतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर किया। तथा तर्क है क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णतः अतर्क संगत था, यानी तर्क यहाँ अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन पुनः अभिकथन तथा तर्क पर आधारित है। इसमें है अभिकथन ए संस्थागत उपागम से राजनीति के परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है। तथा तर्क आर दिया है क्योंकि उस कार्यकलाप का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। पुनः इसमें ऑप्शन दिए हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर फिर से हो जाएगा ए, यानी दोनों ही कथन सत्य हैं। यानी अभिकथन ए संस्थागत उपागम से राजनीति के परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है, सत्य है। और तर्क इसका दिया है क्योंकि उस कार्यकलाप का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना है, यह भी सत्य है। और तर्क अभिकथन को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है। इसमें सदियों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में है 17वीं सदी, बी 18वीं सदी, सी 19वीं सदी और डी है 20वीं सदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19वीं सदी। ईस्टर्न के अनुसार 19वीं सदी वैज्ञानिक विधि का युग है। अगला क्वेश्चन है किसने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी है। विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में रॉबर्ट मिशेल, बी है रॉबर्ट मैकेंजी, सी टोनी बेन और डी है मोसे ओस्ट्रोंगस्की। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट मैकेंजी। रॉबर्ट मैकेंजी ने इस मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी है। अगला क्वेश्चन है यह किस सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा।
जिसमें मूल्यों एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा। इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में आश्रयता का सिद्धांत, बी है संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत, सी है आधुनिकीकरण सिद्धांत तथा डी है उत्तर आधुनिकीकरण सिद्धांत। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिकीकरण सिद्धांत। आधुनिकीकरण सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा, जिसमें मूल्य एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन है, वैधता के वेबर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट विकसित किया गया। ऑप्शंस इसमें दिए हैं। ऑप्शन ए मिलीबैंड और स्वीजी द्वारा, बी प्लेखानोव और लेनिन द्वारा, सी कामू और सार्त्र द्वारा तथा डी है हेबरमास और ओफे द्वारा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेबरमास और ओफे द्वारा। वैधता के वेबर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट हेबरमास और ओफे द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागी राजनीतिक सत्ता को चलाने वाली किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है। तो कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए में हन्ना ऑरेन, ऑप्शन बी थेडा स्कोकपाल, ऑप्शन सी क्रेन ब्रिटन, ऑप्शन डी हुबर्ट जॉनसन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेन ब्रिटन। क्रेन ब्रिटन ने कहा है कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागी राजनीतिक सत्ता को चलाने वाली किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है। अगला कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटनाएं दी हैं। घटनाओं में है पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, स्वराज पार्टी, कम्युनल अवार्ड और नेहरू रिपोर्ट। आपको इनको एक के बाद एक जमाना है, कौन सी घटना कब हुई है। ऑप्शन ए में स्वराज पार्टी पहले, फिर पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट और कम्युनल अवार्ड। बी में है स्वराज पार्टी, फिर नेहरू रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। सी में है पूना पैक्ट, फिर स्वराज पार्टी, कम्युनल अवार्ड, नेहरू रिपोर्ट और अंत में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तथा डी में है नेहरू रिपोर्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, स्वराज पार्टी, पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले स्वराज पार्टी जो कि 1923 में आई, फिर नेहरू रिपोर्ट है 1928 में, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों ही 1932 में आए थे, लेकिन इसके महीने और दिनांक में अंतर है। कम्युनल अवार्ड आया था 16 अगस्त 1932 को, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था नवंबर-दिसंबर 1932 के दौरान हुआ था। अतः इसका उत्तर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दल समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता नहीं की। आपको बताना है किस दल मिशन को कैबिनेट मिशन ने मान्यता नहीं दी है। इसमें दिया है ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, बी कांग्रेस, सी सिख तथा डी में द प्रिंसेस गिल्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिख दल या सिख समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की थी। इसके अतिरिक्त मुस्लिम लीग, कांग्रेस और द प्रिंसेस गिल्ड को मान्यता दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आते हैं। तो अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में कौन कौन से अधिकार आते हैं आपको बताना है। ए है आश्रय का अधिकार, बी अच्छी सड़कों का अधिकार, सी ख्याति का अधिकार तथा डी शुद्ध पेयजल का अधिकार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ख्याति का अधिकार और शुद्ध पेयजल का अधिकार सभी अनुच्छेद 21 के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के मूल तत्वों पर विचार करते हैं। तो इसमें पुनः आधारभूत ढांचे के विषय में बात की गई है। इसमें दिया है पहला, इंदिरा नेहरू बनाम राजनारायण, केशवानंद बनाम केरल राज्य, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ऑप्शंस आपको इसमें दिए हैं। ऑप्शन ए में केवल ए, बी और डी, ऑप्शन बी में है ए, बी, सी और डी, ऑप्शन सी में है केवल सी, डी और बी तथा ऑप्शन डी में है केवल ए, बी और सी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये सभी
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ये सभी आधारभूत ढांचे के मूल तत्व पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम कब बनाए गए? तो जो विभागों से संबंधित समितियां बनती हैं उसके लिए नियम कब बने हैं, सन आपको बताना है। ए में है 1977, बी 1981, सी 1989 तथा डी 2010। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1989। आप सभी जानते हैं वर्तमान में 24 विभागीय समितियां हैं और 1989 में विभागीय समितियों के लिए नियम बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? तो आपको बताना है कौन सा राज्य धर्म के आधार पर सीट आरक्षित किए हुए है। ऑप्शन ए में गोवा, बी मिजोरम, सी जम्मू एवं कश्मीर, सी और डी है सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी में सिक्किम। सिक्किम राज्य की विधानसभा में 32 सीटें हैं जिसमें से एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको युग्म दिया है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में है चल कार्यक्रम यानी रोलिंग प्लान, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। ऑप्शन बी में है 20 सूत्री कार्यक्रम, कांग्रेस सरकार। सी में है संविधान की पुनरीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग, एनडीए प्रथम की सरकार। तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यूपीए प्रथम की सरकार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमेलित नहीं है, यानी चल कार्यक्रम रोलिंग प्लान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के तहत नहीं था, यह जनता पार्टी सरकार के तहत था। यह 1978 से 1983 के दौरान था और यह गुन्नार मेडल और प्रोफेसर रेगनार फ्रिश के द्वारा निर्धारित किया गया था या बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंध के विषय में सरकारी आयोग का सदस्य नहीं था? तो आपको बताना है जो सरकारी आयोग के सदस्य नहीं हैं। इसमें ऑप्शन ए में न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया, बी है जीवी रामकृष्ण, सी है बी शिवरमन तथा डी है डॉक्टर एस आर सेन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवी रामकृष्ण। यानी सरकारी आयोग के सदस्य में न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया थे, बी शिवरमन थे और डॉक्टर एस आर सेन थे, जबकि जीवी रामकृष्ण नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, किस समय भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बनाया गया? आपको सन बताना है कि कब ये 3 निकाय वाला आयोग बना, 3 सदस्य वाला निकाय बना या आयोग बना। ऑप्शन ए में है 1989, बी में है 1990, सी में है 1993 तथा डी में है 2001। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993। आपको बताना चाहेंगे भारत के चुनाव आयोग को 1950 में एक सदस्य वाला निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद में 1989 में इसे 2 सदस्य वाला निकाय कर दिया गया, पुनः इसे 1990 में एक सदस्य वाला निकाय बना दिया गया और 1993 से यह 3 सदस्य वाले निकाय के रूप में वर्तमान तक अभी कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसान आंदोलनों को उनके सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें किसान आंदोलन दिए हैं, उसके अनुसार आपको इन्हें व्यवस्थित करना है। ऑप्शन में दिया है किसान आंदोलन दिए हुए हैं, ए तेभागा, बी चंपारण, सी सिंगूर तथा डी बारडोली। इसमें कूट दिया है, ऑप्शन ए में बी ए सी डी, बी में बी डी ए सी, सी में सी ए बी डी तथा डी में डी बी सी ए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वप्रथम आया था चंपारण जो कि 1917 में आया था। फिर उसके बाद में आंदोलन हुआ था बारडोली का सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था। फिर तेभागा आंदोलन हुआ था, ये 1946 में हुआ था और अंत में सिंगूर आंदोलन हुआ था जो कि 2007 का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है? इसमें ऑप्शंस दिए हैं, आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन ए में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, बी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ तथा डी में है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ। कूट दिए हैं ऑप्शन ए में ए और डी,
बी में ए और बी, सी में ए बी और सी तथा डी में सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के तहत आ जा रहा है ए बी और सी, यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। उसके बाद में बी में है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ तथा सी में है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। इन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम से मुक्त रखा गया है। तो दोस्तों यह हमारे आज की प्रश्न श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। कल फिर से ही ऐसे ही प्रश्नों के साथ में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।